Good morning, students. Today we are learning the next part of our sixth chapter of political science, that is international organization. We know that reforms and improvement are fundamental to any organization to serve the need of a changing environment. So, for United Nations, two kind of reforms which face the UN are the reform of the organization's structure and processes, and second one is the issue that fall within the jurisdiction of the organization. So today we are learning the jurisdiction of the United Nations. So what is jurisdiction? Jurisdiction is the area where the United Nations can control things. So jurisdiction is the control or they have the authority of handling things, the area where they have authority of doing things, or they have the power, they have the control, or they have the command in that area. So that is called the jurisdiction. So the question of membership is a serious one. So before this, coming to jurisdiction, we learn about the membership of Security Council. We learn that there are 5 permanent members and 10 non-permanent members. So the question of membership is a serious one. In addition to though there are more substantial issues before the world, as the UN completed 60 years of its existence, the heads of all the member states met in September 2005 to celebrate the anniversary and review the situation. अब देखिए जो मेंबरशिप का क्वेश्चन था सिक्योरिटी काउंसिल में, वो तो इम्पोर्टेंट था ही. आपने देखा कि 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, और उनको बढ़ाया जाए और उनको परमानेंट मेंबरशिप हटाई जाए. इस पे बहुत से क्वेश्चंस आपने पिछले पार्ट में पढ़े हैं और उनको समझा है. तो जब यूनाइटेड नेशंस ने अपने 60 इयर्स कंप्लीट करे तो उन्होंने एक एनिवर्सरी मनाई 2005 में, और 2005 में उन्होंने रिव्यू किया, सिचुएशन को रिव्यू किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ कहाँ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. द लीडर्स ऑफ दिस मीटिंग डिसाइडेड दैट फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू मेक द यूएन मोर रेलिवेंट इन द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट. उन्होंने समझा कि जो फॉलोइंग हमारे जो नीचे लिखे हुए स्टेप्स हैं वो हम लेंगे तो यूएन जो है वो चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट के साथ अपने स्टेप से स्टेप मिला सकेगा, और ये उनके लिए ज़रूरी है, रेलेवेंट है, उनके लिए ज़रूरी है यूएन के लिए. तो कौन कौन से स्टेप्स थे? वो थे क्रिएशन ऑफ अ पीस बिल्डिंग कमीशन. तो जुरिस्डिक्शन क्या होना चाहिए यूएन का, ये उनका कमांड कहाँ कहाँ होनी चाहिए. तो पहला क्या था कि यूनाइटेड नेशंस को पीस बिल्डिंग कमीशन के जैसे काम करना चाहिए. उसको पीस करने के लिए हर एरिया में जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वहाँ पर पीस फैलाने के लिए काम करना चाहिए, पीस बिल्डिंग करनी चाहिए. और दूसरा रिजोल्यूशन था कि एक्सेप्टेंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन्स फ्रॉम एट्रॉसिटीज़. अब देखिए एट्रॉसिटीज़ मीन्स क्रूएलिटी. तो अगर कोई गवर्नमेंट कि अपने देश के लोगों को, अपने देश के सिटीजन्स को क्रूएलिटी से नहीं बचा पा रही है, तो ये किसकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, यूनाइटेड नेशंस की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर कोई देश अपने लोगों को क्रूएलिटी से नहीं बचा पा रहा है तो ये ज़िम्मेदारी यूनाइटेड नेशंस की है, उसको ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए. थर्ड है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ह्यूमन राइट काउंसिल. ह्यूमन राइट काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जाए क्योंकि बहुत जगह ह्यूमन राइट्स जो का वायलेशन हो रहा है. तो ह्यूमन राइट जो काउंसिल बनाई गई वो 19 जून 2006 से ऑपरेशनल है, वो काम करने लगी है ह्यूमन राइट्स काउंसिल. नेक्स्ट है एग्रीमेंट टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, MDGs. उन्होंने कहा कि हमको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है. अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर 8 गोल्स विद मेजरेबल टारगेट्स एंड क्लियर डेडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट पीपल. तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है कि 8 गोल हैं जिनके मेजरेबल टारगेट्स हैं और इनकी एक डेडलाइन भी फिक्स करी है. और किन के लिए काम हो रहा है? वर्ल्ड के पुअरेस्ट पीपल के लिए. To meet these goals, an
eradicate poverty, leaders of 189 countries sign a historic Millennium Declaration at UN Millennium Summit 2000 में उन्होंने 189 कंट्रीज़ ने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया। और वो क्या एग्रीमेंट था कि हमको गोल क्या था, इरेडिकेट पुअर्टी को हटाना है और गरीब लोगों के लिए, पुअरेस्ट पीपल के लिए जो ज़िंदगी है वो थोड़ा सा आसान बनानी है, उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। तो 8 गोल्स क्या थे, तो 8 गोल्स जो थे वो which ranges from halving extreme poverty rates to halting the spread of HIV, providing universal primary education, health by 2015। तो उन्होंने 8 ऐसे गोल बनाए जिसमें HIV को भी रोकना है, उनको जो पुअर्टी, एक्सट्रीम पुअर्टी रेट्स हैं, एक्सट्रीम पुअर्टी रेट्स क्या होते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने एक स्केल बनाया है। वो स्केल क्या है कि अगर एक पर्सन एक दिन में $1.25 खर्च कर रहा है और या उससे कम खर्च कर रहा है तो वो एक्सट्रीम पुअर्टी लाइन में आएगा। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो लोग भी एक्सट्रीम पुअर्टी लाइन में हैं, जो एक दिन में $1.25 ख़त्म कर रहे हैं या उससे कम खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर, तो वो लोग जो है वो एक्सट्रीम पुअर्टी लाइन में आएंगे। $1.25 कितना होता है, $1 आप समझिए कितना हुआ, 70-75 के बीच में होगा डॉलर। तो आप समझिए 1.25 जो होगा वो लगभग 100 रुपीज़ होगा। तो एक दिन में एक पर्सन अपने ऊपर 100 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट खर्च कर रहा है या उससे कम कर रहा है, 50, 20, 30 कुछ भी कर रहा है, तो वो एक्सट्रीम पुअर्टी लाइन में आ गए। तो एक्सट्रीम पुअर्टी में की लाइन में जो लोग हैं वो पहले वो ये लोग जो थे वो 1981 में 52% थे वर्ल्ड के अंदर, जो लोग एक दिन में $1.25 या उससे कम खर्च कर रहे थे, वो पूरे वर्ल्ड में थे 52%। 1981 में 52% थे, 1990 में 43% थे और आज की दुनिया में 21% है। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल उनमें से ये कि जो एक्सट्रीम पुअर पीपल हैं, जो एक दिन में $1.25 से कम खर्च कर रहे हैं या उतना खर्च कर रहे हैं, वो लोग जो हैं उनकी संख्या कम करनी है। लोगों का जो पुअर्टी लेवल है, जो उसको पुअरेस्ट पीपल की लाइफ्स को इम्प्रूव करना है और पुअर्टी को इरेडिकेट करना है। तो ये 2000 में ये 189 कंट्रीज़ ने यूएन के एक समिट में 2000 के समिट में साइन किया था। उनको बोलते हैं MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो यूएन का एक रेजोल्यूशन क्या है कि वो हम उनको अचीव करना है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अचीव करना है। नेक्स्ट है कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन। हमको क्या करना है, कंडेमनेशन करना है। कंडेमनेशन मीन्स क्रिटिसाइज करना है, डिसअप्रूव करना है, किसी को भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करना है। तो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ करना है, डिसअप्रूव करना है। किसको क्रिटिसाइज़ करना है, टेररिज्म को। इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन, किसी भी तरह के फॉर्म को, टेररिज्म का किसी कोई भी फॉर्म हो, किसी में वहाँ पर आर्म्स एंड एम्यूनेशन आप सप्लाई कर रहे हैं या आप किसी टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। तो मैनिफेस्टेशन मीन्स डिस्प्ले करना है, शो नहीं करना है, किसी भी तरह से अपना सपोर्ट शो नहीं करना है और कंडेम करना है। क्रिएशन ऑफ अ डेमोक्रेसी फंड, एक डेमोक्रेसी फंड का क्रिएशन करना है जिससे कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को कहीं फंड पैसे की ज़रूरत पड़े तो डेमोक्रेसी फंड उसको हेल्प कर सके। एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब आपने देखा था कि यूनाइटेड नेशंस के जो मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे उसमें ट्रस्टीशिप काउंसिल भी था। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम क्या था, उसको वाइंड अप करना है, उसको ख़त्म कर देना है, उसका काम बंद कर देना है। तो उसका काम क्या था, उसका काम था it is the trusteeship council is authorized to examine and discuss reports from the administering authority on social, economic, political, educational advancement of the people of trust territories। अब देखिए जो भी यूएन में काम कर रहे हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ द पीपल, जो भी ये लोग काम कर रहे हैं उसको एग्जामिन करना, उसके काम को, और डिस्कस करना। तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम था। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम उनको बहुत कुछ इम्पोर्टेंट लगा नहीं, उन्होंने कहा कि हम ट्रस्टीशिप काउंसिल की कोई ज़रूरत है नहीं, इसको वाइंड अप कर देते हैं। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो 1994 के बाद
वाइंड अप हो गया। इट इज़ नॉट हार्ड टू सी दैट दीज आर इक्वली कंटेशियस इशूज़ फॉर द यूएन। अब जितने भी इन्होंने पॉइंट्स हमको बताए हैं कि ये रिजोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशंस को ये ऐसे ऐसे अपने स्टेप्स चेंज करने चाहिए और ये चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट के साथ रेलिवेंट है ये स्टेप्स। तो लेकिन ये जितने भी पॉइंट उन्होंने बताए वो भी क्या निकले, कंटेशियस निकले। कंटेशियस इश्यूज़ क्या होते हैं, कंट्रोवर्शियल चीज़ें। अब कंट्रोवर्शियल कैसे निकली, व्हाट शुड अ पीस बिल्डर कमीशन डू। पीस बिल्डर कमीशन को करना क्या चाहिए, यूनाइटेड नेशन को पीस बिल्डर कमीशन बनाना चाहिए ना, क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डर कमीशन बनाना चाहिए, ऐसा पहला रेजोल्यूशन था। तो उनको करना, वो पीस बिल्डर कमीशन क्या करेगा, ये कंटेशियस इशू है, कंट्रोवर्शियल है, कोई कुछ कहेगा उसमें ये करेगा, तो साफ साफ नहीं है कि वो क्या करेगा। देर आर एनी नंबर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच वन शुड इट इंटरवीन इन। अब देखिए हमने सेकंड वाला पढ़ा था कि ये देशों, यूनाइटेड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि किसी भी देश में एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं तो वहाँ पर जा कर के वो उस कंट्रीज़ के लोगों को की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो बात यह है कि और पीस बिल्डिंग कमीशन बनाएगा। तो पीस बिल्डिंग कमीशन जब यूनाइटेड नेशंस बनाएगा तो क्या हो रहा है, पूरे दुनिया में एनी नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, एनी नंबर ऑफ मीन्स मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो वहाँ जाके विच वन शुड इट इंटरवीन इन, किस बारे में जाके इंटरवीन करे यूनाइटेड नेशंस। इज़ इट पॉसिबल और इवन डिज़ायरेबल फॉर इट टू इंटरवीन इन ईच एंड एवरी कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या ज़रूरत है यूनाइटेड नेशन को कि हर कॉन्फ्लिक्ट में जा कर के वो इंटरवीन करे। सिमिलरली व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन डीलिंग विद एट्रॉसिटीज़। अब देखिए इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, यूनाइटेड नेशन जैसी जो कम्युनिटी है, वो किसी भी देश के अंदर जो एट्रॉसिटीज़ चल रही है वहाँ पर किस तरह से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनकी, ये भी नहीं क्लियर किया गया। What are the human rights and who should determine the level of human rights violation and the course of action to be taken when they are violated। तो वो कह रहे हैं कि ये भी ह्यूमन राइट्स क्या हैं ये भी डिफ़ाइन करना चाहिए यूनाइटेड नेशंस को, और ह्यूमन राइट के वॉयलेशन का लेवल क्या होना चाहिए, कहाँ पर जाके हम मानेंगे कि ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो गया है, और कौन सा एक्शन लेना चाहिए जब वो वॉयलेट हो जाएँ, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो जाए। Given so many countries are still part of the developing world, how realistic is for the UN to achieve an ambitious set of goals such as those listed in the Sustainable Development Goals, those listed in the Millennium Development Goal। अब देखिए कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, बहुत जगह गरीबी है, तो हाउ रियलिस्टिक इट फॉर द UN टू अचीव एन एम्बिशियस सेट ऑफ गोल्स। अब जो UN के लिए इतना बड़ा गोल सेट करना कितना रियलिस्टिक है, क्या वो कर पाएगा UN, और कौन से गोल्स हैं वो, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मैंने बता दिया आपको कौन कौन से गोल हैं। तो क्या UN ये जो उनका गोल है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाएगा। हाउ शैल द UN यूज़ द फंड टू प्रमोट डेमोक्रेसी, और जो डेमोक्रेसी फंड इन्होंने बना रखा है उसका इस्तेमाल वो कैसे करेगा, एंड सो ऑन। मीन्स कि इस तरह से कितने ही कंटेशियस इश्यूज़, कंट्रोवर्शियल इशू हैं जो कि UN को फेस करने पड़ेंगे, जो उन्होंने रिजोल्यूशन बनाया था। जब उन्होंने मीटिंग करी 60th एनिवर्सरी पर, तो उन्होंने जो रिजोल्यूशन बनाया था, तो वो रिजोल्यूशन के जो कंटेशियस इश्यूज़ हैं UN ने जो रिजोल्यूशन बनाया था उन पे ये डिस्कशन हो रहे हैं, उन पे कंट्रोवर्सी हो रही है। अब नेक्स्ट है इंडिया एंड द UN रिफॉर्म्स। अब इंडिया और UN के क्या रिश्ते हैं देखिए। India has supported the restructuring of the UN on several grounds. It believed that a strengthened and revitalized UN is desirable in the challenging world। अब इंडिया ने क्या करा है, UN के रीस्ट्रक्चरिंग को सपोर्ट किया है बहुत से ग्राउंड्स में। उसका क्या कहना है कि स्ट्रेंथन और रिवाइटलाइज मतलब दोबारा उसको ज़िंदगी मिलना, वाइटल मीन्स कि लाइफ मिलना, तो दोबारा रिवाइटलाइज करना और उसको स्ट्रेंथनिंग करना जो है वो ज़रूरी है, डिज़ायरेबल है। किसमें, चेंजिंग, जैसे जैसे वर्ड बदल रहा है ये सब डिज़ायरेबल है। इंडिया ऑल्सो सपोर्ट्स इन एन इन्हेंस्ड रोल फॉर द UN इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। इंडिया ये भी चाहता है कि वो सपोर्ट करता है कि जो इन्हेंस्ड रोल है UN का, वो डेवलपमेंट प्रमोट करे, कोऑपरेशन करे देशों के बीच में, वो ज़्यादा अच्छा है, उसका सपोर्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि इंडिया ऐसा सोचता है
कि डेवलपमेंट जो क्या है वो किसी भी यूनाइटेड नेशंस का सेंट्रल एजेंडा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सेंट्रल एजेंडा? क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ वाइटल प्री कंडीशन। ये क्या है? ये ऐसी कंडीशन है, अगर किसी देश में डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पर पीस और सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा? पीस भी नहीं रहेगा, सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी, लोग आपस में झगड़ेंगे, टेररिज्म होगा और इस तरह से लोग खुश नहीं रहेंगे, ग्रुपिंग होगी, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, फिर सिविल वॉर हो सकता है। अगर डेवलपमेंट हो गया तो ये सिचुएशंस नहीं आएगी, ऐसा इंडिया का मानना है। इसलिए इंडिया चाहता है कि यूएन जो है वो डेवलपमेंट में मदद करे कंट्रीज़ की। वन ऑफ द मेजर कंसर्न हैज़ बीन द कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अब इंडिया का जो मेजर कंसर्न है वो क्या है कि सिक्योरिटी काउंसिल के कंपोजिशन कैसे रहे, which has remained largely static while the UN General Assembly members have expanded considerably। अब कह रहे हैं देखिए UN जो जनरल असेंबली थी 1945 में उसके कितने मेंबर थे? उसके सिर्फ 51 मेंबर थे और आज के दिन में कितने हैं? 193। तो वो कह रहे हैं कि UN जनरल असेंबली में जिस तरह से मेंबरशिप लगातार बढ़ रही है वैसे ही क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी काउंसिल में भी बढ़नी चाहिए। India considered that this has harmed the representation character of the Security Council। इंडिया का ऐसा कहना है कि अगर आप उसमें मेंबरशिप नहीं बढ़ाएंगे तो ये डेमोक्रेटिक करेक्टर तो रहेगा ही नहीं, तो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर नहीं रहेगा, रिप्रेजेंटेशन होगा ही नहीं कितने ही कंट्रीज़ का आपने फिक्स रखा है। तो इंडिया का मानना है कि सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप को भी बढ़ना चाहिए। इट ऑल्सो आर्ग्यूज दैट एन एक्सपेंडेड काउंसिल with more representation will enjoy greater support in the world community। इंडिया का ये मानना है कि अगर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको एक्सपेंड किया जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन करवाया जाए, ज़्यादा मेंबरशिप बढ़ा दी जाए तो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी का सपोर्ट भी सिक्योरिटी काउंसिल को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग देशों के लोग भी होंगे ना उसमें। We should keep in mind that the membership of the UN Security Council was expanded फ्रॉम 11 to 15 इन 1965। अब देखिए पहले सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कितने थे? 45 से 65 तक, 1945 से 1965 तक सिर्फ 11 थे। अब बाद में कितने हो गए? 65 में 15 हो गए। बट देयर वॉज नो चेंज इन द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स। लेकिन उन्होंने क्या करा? परमानेंट मेंबर्स के नंबर में कोई चेंज नहीं करा। वही 5 कंट्रीज़ पहले भी 1945 में भी परमानेंट मेंबर थे और 1965 में भी 5 ही रहे। सिंस देन द साइज ऑफ काउंसिल हैज़ रिमेन स्टेशनरी। 1965 के बाद जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो वैसे कि 15 मेंबर्स के साथ ही है। द फैक्ट रिमेन्स दैट द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ UN जनरल असेंबली मेंबर्स नाउ आर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो वो कह रहे हैं कि जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है UN की वो क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज़ के, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ ने जैसे जैसे इंडिपेंडेंट हुई कंट्रीज़ उन्होंने जाके मेंबरशिप ली, तो अधिकतर जो कंट्रीज़ थी वो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी। जब वो मेंबर बन जाएंगी यूनाइटेड नेशंस की तो क्या हो जाएगा? अधिकतर लोग किससे आ जाएंगे? डेवलपिंग कंट्रीज़ से होंगे। देयरफॉर इंडिया आर्ग्यूज दैट दे शुड ऑल्सो हैव अ रोल इन शेपिंग द डिसीजन इन द सिक्योरिटी काउंसिल विच अफेक्ट दम। तो इंडिया का क्या कहना है कि उनको भी क्या होना चाहिए? इंडिया का आर्ग्यूमेंट ये है कि उनका भी रोल होना चाहिए। किस में रोल होना चाहिए? सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस में उनका रोल होना चाहिए, मतलब उनको मेंबरशिप मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? जिससे कि वो जो भी डिसीजंस हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन होते हैं वो क्या होंगे? वो पूरे वर्ल्ड को ही तो अफेक्ट करेंगे, जिसके बारे में भी डिसीजन होगा अफेक्ट करेंगे ना, तो जिन लोगों को अफेक्ट करेंगे उनका भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ऐसा इंडिया का मानना है। अब देखिए इंडिया सपोर्ट्स एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। इंडिया का कहना है कि यूनाइटेड नेशंस को क्या करना चाहिए? सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी बढ़ाने चाहिए और नॉन परमानेंट मेंबर भी बढ़ाने चाहिए। Its representation have argued that the activities of the Security Councils have greatly expanded in the past few years। उन्होंने ये कहा है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हो गई? एक्सपेंड हो गई कुछ पिछले वर्षों में।
बहुत समय से बढ़ती चली जा रही सिक्योरिटी काउंसिल की एक्टिविटी। द सक्सेस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स एक्शन डिपेंड अपॉन द पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक्टिविटी है वो उसकी सक्सेस हो रही है, वो बार बार जो भी वो एक्शन ले रहा है वो सक्सेसफुल हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी डिसीजन का सपोर्ट कर रही है। एनी प्लान फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शुड देयरफॉर बी ब्रॉड बेस्ड। तो उनको क्या करना चाहिए? अगर कोई भी प्लान है सिक्योरिटी काउंसिल को रीस्ट्रक्चर करने के लिए तो वो ब्रॉड बेस होना चाहिए, उसका बेस ब्रॉड होना चाहिए। अब एग्जाम्पल क्या है ब्रॉड बेस होने के लिए? द सिक्योरिटी काउंसिल शुड हैव मोर डेवलपिंग कंट्रीज इन इट। तो क्या होना चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो अब बढ़ाएंगे मेंबर, अगर आप परमानेंट मेंबर बढ़ाते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ाते हैं, तो वो मेंबर कहाँ के होने चाहिए? डेवलपिंग कंट्रीज़ के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी डिसीजन है पूरे वर्ल्ड में लोग उसकी बात मान रहे हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल के जो एरिया है वो एक्सपेंड होते चला जा रहा है, और उसे जो अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ ही हैं। तो जब आप नंबर बढ़ा रहे हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोगों को उसको मेंबर बना दिया जाए। नॉट सरप्राइजिंगली इंडिया इटसेल्फ ऑल्सो विशेज टू बी अ परमानेंट मेंबर इन अ रीस्ट्रक्चर्ड यूएन। तो देखिए इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है कि उसको भी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, कंप्राइजिंग ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब आपको पता है कि पहले एक अजम्पशंस आए थे कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो उसमें क्या था? उसमें ये था कि या तो वो कंट्री की मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, या उसको मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए, या उसके पास क्या होना चाहिए? बजट होना चाहिए यूएन को देने के लिए, या फिर पॉपुलेशन की वजह से वो कंट्री बड़ी होनी चाहिए, या फिर वो डेमोक्रेसी की और ह्यूमन राइट की रिस्पेक्ट करती हो या होना चाहिए, या फिर द कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर। ऐसी कंट्री जो कि वर्ल्ड को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट कर सके, जो अलग अलग तरह की ज्योग्राफी हो, वहाँ पर अलग अलग तरह की इकोनॉमिक सिस्टम हो और अलग अलग तरह के कल्चर हो। अब आप समझेंगे कि इंडिया क्यों चाह रहा है। क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वन वन ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1/5 है वर्ल्ड की पॉपुलेशन के। मोरओवर इंडिया इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। आपने देखा कि डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए भी मेंबरशिप का प्रावधान था। तो इंडिया क्या है? एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली ऑल इनिशिएटिव ऑफ द यूएन। और इंडिया क्या करता है? जितने भी यूएन इनिशिएटिव लेता है, कोई भी शुरुआत करता है, कोई भी बात रखता है, तो वो इंडिया उसको सपोर्ट करता है। तो इट्स रोल इन यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स इज़ अ लॉन्ग एंड सब्सटेंशियल वन। इंडिया जो है जब भी यूएन जो है पीस कीपिंग की बात करता है तो इंडिया उसका सपोर्ट करता है। लॉन्ग है, सब्सटेंशियल है इसका जो सपोर्ट है। द इंडियाज़ इकोनॉमी इमर्जेस ऑन द वर्ल्ड स्टेज इज़ अनदर फैक्टर दैट परहैप्स जस्टिफाइज द इंडियाज़ क्लेम टू बी अ परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तीसरा नेक्स्ट क्या आ गया कि इंडिया की कंट्री जो है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक वर्ल्ड स्टेज में एक बहुत ही अच्छी तरीके से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और ये उसका क्लेम और भी परमानेंट कर देती है कि उसको भी परमानेंट मेंबरशिप मिल जानी चाहिए। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द यूएन। आपने ये भी देखा कि क्या क्या कंडीशंस थी कि यूएन को फाइनेंशियल एड देने की भी कंडीशन थी। तो इंडिया भी क्या कर रही है? वो यूएन को एक अच्छा खासा रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर रही है। इंडिया इज़ अवेयर दैट परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो हैज़ सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस। और इंडिया को पता है कि अगर उसको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी सिक्योरिटी काउंसिल की तो उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी इंडिया की। क्यों? क्योंकि फिर वो पूरे वर्ल्ड में डिसीजन मेकिंग में वो अपना सहयोग करेगा, अपना डिसीजन रखेगा, अपनी बातें रख सकता है। इट सिग्निफाइज द कंट्रीज ग्रोइंग इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड अफेयर। इससे क्या होगा कि जो दुनिया के सामने इंडिया की जो इम्पोर्टेंस बढ़ रही है वो सब लोगों को दिखाई देगी, नज़र आएगी। दिस ग्रेटर स्टेटस इज़ एन एडवांटेज टू अ कंट्री इन कंडक्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी।
अब देखिए जैसे ही परमानेंट मेंबरशिप बढ़े होगी इंडिया की तो क्या हो जाएगा, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में भी एडवांटेज मिलने लगेगा उसको जो भी फॉरेन पॉलिसी वो करना चाहेंगे कंट्रीज़ उसको वैल्यू देने लग जाएंगी, क्योंकि परमानेंट मेंबरशिप में फिर उसको वीटो भी मिल जाएगा, वीटो पावर आपको पता है। द रेपुटेशन फॉर बीइंग पावरफुल मेक्स यू मोर इन्फ्लुएंशियल। अब देखिए जब भी आपको पावर मिल जाती है तो आप क्या हो जाते हैं, मोर इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं, तो कंट्रीज़ जो हैं आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगी वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया एक पावरफुल कंट्री और बन जाएगा, उसकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो जाएगी और लोग जो हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी में उसको एडवांटेज मिलने लग जाएगा जब भी वो मेंबर बन जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल का। लेकिन क्या है, इतना आसान नहीं है। डिस्पाइट इंडियाज़ विश टू बी अ परमानेंट वीटो विल्डिंग मेंबर ऑफ द यूएन, सम कंट्रीज क्वेश्चन इट्स इंक्लूजन्स। तो इंडिया की विश क्या है, वो चाहता है कि वो परमानेंट मेंबर बन जाए सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन क्या है, कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं इसके इंक्लूजन को, कैसे आपने इसको मेंबर बना दिया। नेबरिंग पाकिस्तान विद विच इंडिया हैज़ ट्रबल्ड रिलेशन इज़ नॉट द ओनली कंट्री दैट इज़ सिलेक्टेड टू सी इंडिया बिकम अ परमानेंट वीटो मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखिए सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, हमारा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है वही नहीं है जिसके साथ इंडिया के ट्रबल्ड रिलेशन है, सिर्फ वही कंट्री नहीं है जो नहीं चाहता, जो अनविलिंग है, जो डिक्लाइन करता है इंडिया का परमानेंट मेंबरशिप को। सम कंट्रीज़ फॉर इंस्टेंस आर कंसर्न अबाउट इंडियाज़ न्यूक्लियर वेपन कैपेसिटीज़। अब कुछ कंट्रीज़ ऐसा कहते हैं कि जो इंडिया की न्यूक्लियर वेपन कैपेसिटी है उसको भी चेक कर लीजिए, भाई इतना न्यूक्लियर वेपन आप रखेंगे तो फिर किस तरह से मेंबरशिप आपकी परमानेंट मेंबरशिप में बन जाएगी। अदर थिंग दैट इट्स डिफ़िकल्टीज़ विद पाकिस्तान विल मेक इंडिया इनइफेक्टिव एज अ परमानेंट मेंबर। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया जो है उनके पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं, तो हो सकता है वहाँ भी उसको परमानेंट मेंबरशिप के लिए मुश्किल आ जाए। Yet other feels that if India is included, then other emerging power will have to be accommodated, such as Brazil, Germany, Japan, and perhaps even South Africa, whom they oppose। अब देखिए अब इंडिया को अगर मेंबरशिप मिल जाएगी तो क्यों कौन कौन कहेगा कि हमें भी करो, और भी बहुत सी इमर्जिंग पावर्स हैं, जैसे ब्राज़ील एक इमर्जिंग पावर है, जर्मनी की इमर्जिंग पावर है, जापान है और साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के साथ यूएन के रिश्ते पहले अच्छे नहीं रहे थे। अब क्यों नहीं रहे थे साउथ अफ्रीका के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ इसलिए रिश्ते अच्छे नहीं रहे थे क्योंकि 1962 में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिजोल्यूशन पास किया, अडॉप्ट किया। इन 1962 यूएन अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन कंडेमिंग साउथ अफ्रीका's racist apartheid policies and calling on all its members to end economic and military relation with South Africa। 62 में उन्होंने कहा कि इन्होंने अपार्थाइड पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम इनसे सारे के सारे सारी कंट्रीज़ जो यूएन की मेंबर हैं उनके साथ इकोनॉमिक और मिलिट्री रिलेशन नहीं रखेंगी। 74 में उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया यूनाइटेड नेशंस ने, उन्होंने साउथ अफ्रीका को यूएन से बाहर निकाल दिया। उन पर एलिगेशन क्या लगाया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का एलिगेशन लगाया। और तो लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उनके पास वीटो पावर थी। तो 74 में 62 में उन्होंने रेसिस्ट अपार्थाइड के लिए उनको मेंबर्स से बोला कि उनको इकोनॉमिक और मिलिट्री जो सपोर्ट मिलता है वो हटा दें। तो 12 नवंबर 1974 को साउथ अफ्रीका को यूएन से निकाल दिया गया। लेकिन फिर जब साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हो गया 1994 में 20 ईयर्स के बाद, तो साउथ अफ्रीका को फिर से मेंबर बना दिया गया। तो वो कह रहे हैं कि जिस साउथ अफ्रीका को उन्होंने अपोज किया था यूनाइटेड नेशंस ने, वो साउथ अफ्रीका भी बन सकता है परमानेंट मेंबर, जैसे कि इंडिया चाह रहा है वो बने, वैसे ही जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका भी कहेंगे कि हमें भी बना दिया जाए, वो भी इमर्जिंग पावर्स हैं वर्ल्ड्स की। तो देयर आर सम दोज हु फील दैट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन एनी एक्सपेंशन ऑफ द परमानेंट मेंबरशिप, सिंस देयर आर द ओनली टू कंटिनेंट्स नॉट टू हैव रिप्रेजेंटेशन इन द प्रेजेंट स्ट्रक्चर। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो सारे कंटिनेंट्स के हैं, अलग अलग कंटिनेंट्स के हैं, यूरोप के भी हैं, नॉर्थ अमेरिका के भी हैं, एशिया के भी हैं, पर अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका के मेंबर्स
नहीं हैं। इसलिए अफ्रीका और साउथ अमेरिका से 2 मेंबर ले लेने चाहिए और जिससे कि पूरा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, सारे कॉन्टिनेंट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो इसलिए इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलने के लिए ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। गिवन दीज कंसर्न इट मे नॉट बी वेरी ईजी फॉर इंडिया और एनीवन एल्स टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन इन द नियर फ्यूचर। तो ऐसे ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंडिया के परमानेंट मेंबर बनने के लिए, ऐसे में इंडिया के लिए आसान नहीं होगा कि वो परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का बन जाए। ये आसान नहीं है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।